हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। नीट 2023 का फिजिक्स सेक्शन में डिस्कस करूंगा आज का, और वो पेपर कोड है आपका G6। ओके, तो इसका जो मैंने आंसर की है वो बना के सिंपल आंसर की, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो उसका एक मिनट का वीडियो है जिसको मैंने आंसर की जो है वीडियो में बना के अपलोड कर दिया है, और उसका पेपर का जो PDF लिंक है और आंसर का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस सेक्शन में देखेंगे कि इस पूरे 50 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं गलतियां की हैं। ठीक है ना, तो एक बार डिस्कस होना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी फ्यूचर कैंडिडेट है या आपको फिर से अगर देना हो, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन अगर बाय द वे, तो फिर आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोई भी पेपर अगर आप दे के आते हैं तो उसका डिटेल सोल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि उसी तरह की क्वेश्चन के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे, हमारा पेपर कोड है G6। ओके, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन बाय वन हम देखेंगे और कोशिश हम करेंगे कि इसको कम से कम, ठीक है ना, टाइम में खत्म करें। लेकिन होगा क्या कि देखिए 50 क्वेश्चन है ना, तो आई थिंक मुझे तीन तीन बार तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक वन टाइम में रिकॉर्ड करके अपलोड करने में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लाइक 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन के, ठीक है ना, लेंथ से। अगर क्वेश्चन का लेंथ शॉर्ट है तो हम एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और नहीं तो फिर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर हम स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो, मतलब मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि वह मैं पेपर आप अपने पास रखे होंगे, नहीं भी रखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। देखो सीजियम का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पोटेशियम का दिया हुआ है वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है सबका, सीजियम पोटेशियम में 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया। इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन। तीनों का वर्क फंक्शन दिया है एंड कह रहा है कि इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है ना, अब देखिए ये तीन मटेरियल दिए हैं जिनके वर्क फंक्शन आपको डिफाइन किए हुए हैं, और आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है ना, और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसकी वर्क फंक्शन कितनी है, 2.20। वर्क फंक्शन ही मान लो या एनर्जी इंसिडेंट मान लो। ठीक है ना, कंफ्यूजन हो तो इसको, ठीक है, एनर्जी इंसिडेंट ऐसे मान लो, EI मैंने लिख दिया। कितना दिया है, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अगर इंसिडेंट हुई, देखो जिस क्या करना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन अगर 2.3 है, तो इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे जो भी इंसिडेंस होगा ना, उसका वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, या उसकी एनर्जी जो है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन मतलब कि ये कितने एनर्जी से क्या बाइंड है, ऐसे समझो। तो ये कितनी एनर्जी से बाइंड है, उससे ज्यादा एनर्जी जब आप दोगे तभी से यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो होना क्या चाहिए, आप यहाँ देखो, जो इंसिडेंट रे है, मतलब जो जो एनर्जी है EM की, ठीक है ना, एनर्जी इंसिडेंट वैल्यू, इसको आप कंपेयर करो किस किस वाले से ज्यादा है। तो सीजियम का कम है, तो इस पे अगर गिरेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, केवल ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे अगर ये इंसिडेंट, ठीक है ना, गिरा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन तय है। तो ठीक है ना, जेन्युइन सी बात है कि हम ज्यादा एनर्जी जब किसी चीज पे डालेंगे और उसकी एनर्जी हमसे कम होगी, तभी क्या होगा, काम करेगा। अगर इसकी इनकी इनमें जो इलेक्ट्रॉन बाइंड है वो इनकी वर्क फंक्शन कितनी है, ज्यादा है, और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो क्या है, कम है इससे, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा, यानी ओनली सीजियम होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, पहले का आंसर सीजियम होगा, ओनली सीजियम। ठीक है ना, ऑप्शन 2, ठीक है ना, CS ओनली। समझ में आ गया रीजन, क्योंकि हमको क्या करना है, इंसिडेंट एनर्जी से कंपेयर करना है किसका वर्क फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में कम है, वही इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में हेल्प करेगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं इमिट होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था।
ठीक है, बस बताने के लिए बस 1 मिनट लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आए तो बस देख के हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ये तो होता ही है, देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस वो हमेशा जीरो होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है ना। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अगर कोई सरफेस है अगर इससे फील्ड लाइन पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज कर्व बनाती है। तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगी उतनी ही क्या हो रही है, यानी इंटरिंग, और ठीक है ना, यही इंटर होगी और यही क्या होगी, ऐसे क्लोज कर्व बनाएगी ना। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ओवरऑल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए इस केस में यहाँ जीरो आता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में क्या आता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो टोटल नंबर ऑफ, आप पूछा जाए आपसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट, ये क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, वो कितना है, जीरो है, ठीक है। लेक्चर में भी मैंने बताया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर का पार्ट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है ना। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद से थर्ड वाले में कह रहा है, हम डायग्राम है ये 400 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, प्लस माइनस। उसके बाद से यहाँ पे आर ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है 2 वोल्ट लगाया हुआ है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है, और बस ये किया हुआ है। ये डायग्राम है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है डज नॉट हैव एनी डिफ्लेक्शन, जी है नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ आर इन दिस सर्किट, ठीक है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो गैल्वेनोमीटर यानी आई जी वैल्यू क्या है, जीरो है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है। तो इसके थ्रू जीरो है मतलब इसमें करंट नहीं जा रही है, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, ऐसा समझो। तो अब एक चीज देखो, ध्यान देखो, ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा हुआ है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना, वी अक्रॉस आर कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, क्यों, ये इसके पैरेलल में है। तो आई कितना होगा, आई अक्रॉस आर कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी 2/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ये जब ओपन सर्किट है तो इसको भूल जाओ, ऐसे समझो। पहले केस में हमने क्या किया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 2 वोल्ट, तो इससे करंट निकाल ली। अब इस, अगर ये क्या है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो रहा है तो आगे इससे मतलब ही नहीं रखो, ठीक है ना, ये इसको भूलो। तो अब हम क्या करना है, अब ये सर्किट ऐसे देखो, अगर यहाँ पे ये ओपन है तो अब इसको दिमाग में रखो कि ये ओपन है तो मतलब कोई मतलब नहीं। अब ये सर्किट कैसे है, ये 10 वोल्ट के साथ क्या है, 400 और आर ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में अटैच है। तो नया करंट निकालो, आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपॉन में वी अपॉन में आर होता है, ये और ये सीरीज में हो जाएगा। ये जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हटाओ, ओपन सर्किट हो गया, तो ये और ये सीरीज में हो गया, उसके उसमें तो क्या हो जाएगा 400 प्लस आर। अब ये जो करंट है वो इन दोनों सीरीज में है, तो इसमें जो करंट होगी वही इसमें होगी, ठीक है ना। देखो 400 और ये आर सीरीज में है, तो नेट करंट क्या हुआ, आई निकला, और ये जो करंट है वही इसमें फ्लो होगी वही इसमें फ्लो होगी, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है ना, इन सीरीज, ठीक है ना, करंट वैल्यू सेम। सो इसमें इन 400 ओम एंड आर ओम करंट वैल्यू, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/400 प्लस आर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, और आप अभी पहले क्या निकाले हो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी, इतनी है। तो ये जो करंट है और ये करंट ये इक्वल होगी, इसको आई डैश समझ लो, आई डैश समझ लो। ये जो आई डैश है वो आई के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इस सर्किट में हमने दो तरीके से फ्लो ऑफ करंट निकाला।
एक जब ये सर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो, मतलब ये ओपन हो गया तो ये केवल सीरीज में हो गया और ये इसके साथ बैटरी हो गई, तो हमने क्या किया, करंट निकाल लिया। और ये ड्रॉप इसके क्रॉस लगा तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना मिलेगा, 2 वोल्ट, तो उसके क्रॉस अगर करंट निकालना है तो इस तरीके से निकाल लो। दोनों तरीके से कंपेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/R = 10/400 प्लस R। इसको सॉल्व करो, 2×5 = 10, इसको 5R, ये तिरछा गुणा करो, 5R = 400 प्लस R। तो R = 5R, ये R इधर लाएंगे तो ये हो गया 4R = 400, R = 400 अपॉन में 400 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 ओम। 100 ओम कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वेरी, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा आपके लेवल पे आपको क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, एट ए टाइम दिमाग में आए ना आए ये सब ख्याल, ठीक है ना, इस तरह से करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट जानना जरूरी है कैसे आया, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ठीक है, सबका अपना अपना लेवल पे जो है क्वेश्चन जो है वो टफ, ठीक है ना, और इजी होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी ऑफ, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, ये क्या मान लो प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, ठीक है। इससे आसानी होगी, इसमें आई करंट फ्लो होती है इसमें, ठीक है ना। मान लो ये सेकेंडरी है तो ये I2, ये I1, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, ठीक है। अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, V = 1/I, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता है, V = N /, ठीक है ना, 1/I, ठीक है। यानी होता क्या है, V1/V2 = I2/I1 N, ठीक है ना, N1/N2। N1/N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी सेक्शन। I2 मतलब करंट इन ठीक है, सेकेंडरी कॉयल, और ये प्राइमरी, मतलब दो तरीके के कॉयल होती है, एक स्टेप डाउन होता है, एक स्टेप अप होता है। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रांसफार्मर का ये अरेंजमेंट होता है। अब ये वाले रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में V2 दिया हुआ है 12 वोल्ट और P2 दिया हुआ है 60 वाट, ठीक है। तो हम यहाँ से I2 निकाल लेते हैं। I2 क्या हो जाएगा, P = VI होता है, I बराबर क्या हो जाएगा, P/V, तो P2/V2। ये कितना हो जाएगा, P2 कितना है 60 और ये 12, 5 एम्पीयर। अब कुछ और दिया है, कह रहा हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू मेंस। प्राइमरी मतलब कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, एंड एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल एंड करंट प्राइमरी I1 पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ से क्या करो, V1/V2 = I2/I1 कर दो। V1 की वैल्यू दी हुई है 220, ठीक है ना, V2 की वैल्यू हुई है 12 वोल्ट, I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 निकालना, I2 कितना है, 5 एम्पियर आया है, और I1 कैलकुलेट करो यहाँ से। तो ये ठीक है ना, I1 बराबर हो जाएगा 12 × 5/220, ठीक है। तो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ये आ गया 12/44, ये 2 चौके 12, ये काटोगे 3/11। अब 11 से भाग दो तो 3 में पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 11 दूनी 22, 8 और 0 बढ़ाओ, 11 7 77, अब ये 3 फिर 0, 11 दूनी 22, ऐसे चलता जाएगा। तो अब ये 0.27 ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, I1 की वैल्यू
ऑप्शन के हिसाब से 0.27 एम्पियर आ जाएगी। क्वेश्चन यही था ना। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट वाला है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 2 पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रखा हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड है, कंसिस्ट ऑफ अ 2 पीएन जंक्शन डायोड, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा है कि विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। तो देखो ये चीज रखने वाली है, याद रखिएगा। फॉर रिमूवल ऑफ एसी रिपल यूज, ठीक है ना, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर इसका। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो सॉल्व नहीं करनी है, बस याद रखनी है। ठीक, ये हो गया सिक्स नंबर। देखते हैं सिक्स नंबर में क्या है। आप प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट इन साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, एंड द एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, वोल्ट मीटर पर मीटर 48 वोल्ट मीटर, माइनस में लिख दो या वोल्ट पर मीटर लिख दो ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद से क्या कह रहा है, देन एम्पलीट्यूड ऑसिलेटिंग फील्ड। ठीक है ना, बी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए E/B होता है C। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट E/B। तो अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का कोई यूज है, आपसे केवल बी पूछा है ना, तो ई की वैल्यू दी हुई है सीधे, फ्रीक्वेंसी का यूज ही नहीं है। चलिए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 48, और बी की वैल्यू निकालनी है, और सी की वैल्यू भी दे रखी है सवाल में 3 × 10⁸। सी भी दे रखा था। सवाल तो बहुत आसान हो गया, 48 अपॉन में 3 × 10⁸। 3 से काटोगे ये आ गया 16 × ये 10⁸ माइनस ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सवाल का जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से एडजस्ट करें, तो इसको 1.6 दिया सारे सवाल में, तो 1.6 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 × 10 लिखना पड़ेगा, तो 10⁻1 कर दो, और ये 10⁻−8, ये 10⁻1 इसके साथ ऑब्जर्व होके क्या हो जाएगा, ये +1 है, ये -8 है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, टेस्ला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये तो इस पे फॉर्मूले पे था क्वेश्चन, और वेरी वेरी, ठीक है ना। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है कि एक मेटल वायर है, हैज द मास, मेटल वायर का मास दिया हुआ है 0.4 ± 0.002 इतना ग्राम। मास देने के बाद कह रहा है रेडियस, रेडियस दिया हुआ है वायर का, कितना दिया हुआ है 0.3 ± 0.001। ठीक है, इतना mm, ठीक है ना, मिलीमीटर। ओके, फिर उसके बाद से लेंथ दे रहा है, लेंथ कितना दे रहा है 5 + 0.02 ± सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछा है कि
द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो आपसे पूछा है डेंसिटी को हम रो से लिखेंगे, तो डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है ना, इंटू 100, और ये आपको पूछा है मैक्सिमम कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, देखो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब मास मास तो मास रहने दो, वॉल्यूम क्या होगा, मान लो कोई वायर है, इसकी लेंथ जो है वो L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो और क्रॉस सेक्शनल सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, इसका रेडियस भी दिया हुआ है R, तो A क्या होगा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू L। वायर इज द सिलेंड्रिकल ना, तो सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर L। अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसके टर्म में, परसेंटेज एरर के टर्म में। और देखो मैक्सिमम के केस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है सबके लिए हम प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, इसको लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 इज इक्वल टू एम को क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू 100 प्लस पाई, तो कांस्टेंट उसके लिए कुछ नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, जहां एरर आएगा उसको लिखेंगे। अब आर की पावर 2 है तो लिखेंगे 2 डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100, फिर प्लस लगाएंगे, और ये एल है ना, एल लेंथ में एरर आ सकता है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है ना। अब ये जो डेल वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस। अब देखो यहीं पे आपको मैक्सिमम बोला है ना, तो देखो यहाँ क्या है, ये लेंथ मास कितना है 0.4 ग्राम, ऐसे समझो, इसमें प्लस माइनस कर दिया, यानी इतना कम होगा या इतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इनको जो डिफरेंस मिलेगा, ऐसे समझो डिफरेंस क्या मिलेगा, 0.0, जो डेल वैल्यू है वो क्या होगी, इतने का ही तो है, कम ज्यादा हो रहा है, तो अगर हम कम ले लें इसको माइनस साइन के साथ, तब जो वैल्यू आएगी एम की, या हम प्लस साइन के साथ ले लें, ऐसे समझो कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये प्लस माइनस दिया है, मतलब इतने का कम ज्यादा हो सकता है, ये डेल वैल्यू है। तो जो ये प्लस माइनस के साथ क्वांटिटी लिखी है वो डेल वैल्यू है। हम क्या करेंगे, रो में तो निकालना है, तो देखो क्या निकालना, डेल एम कितना दिया है 0.002 अपॉन में एम की वैल्यू ये है 0.4, तो यहाँ 0 बढ़ा लो, ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, चाहो तो ऐसे कर लो, प्लस 2 डेल्टा आर कितना हो जाएगा, ये 0.00, ठीक है, ये 1, ठीक है, और ये कितना है 0.3, यहाँ 0 बढ़ा लो इंटू 100। अब देखो यहाँ पे मिलीमीटर है तो नीचे वाला भी मिलीमीटर है, तो क्वांटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है कि सेंटीमीटर में कर लें कि मीटर में कर लें, करने की जरूरत, क्योंकि ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, मिलीमीटर खत्म, फायदा नहीं मिलेगा चेंज करने का। एल वाले में डेल्टा एल की वैल्यू 0.02 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो आसानी से, देखो अब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया 2/400, ये 0 से 0 कट गया, तो ये बच गया 1/2, ये कितना आ गया सॉल्व करने पे 2, और ये देखो 1/3 बचेगा, क्योंकि अगर ये सॉल्व पॉइंट से पॉइंट खत्म 1/300, 1/300, 0 खत्म 1/3, और ये कितना आ गया 2/5 आएगा, देखिए 100 का इसमें मल्टीप्लाई तो पॉइंट खत्म 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम ले लीजिए, 2 3 5 कैल्शियम हो जाएगा 30, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, फिर 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 10 टाइम, 10 का 1 में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये मैथ्स आपको आनी चाहिए। 5 से इसमें 6 टाइम, 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12, एक पूरा ऐड करने पे कितना आ गया 37, कुछ गड़बड़ किया, 2 का ये 15, 1 हो गया, फिर 3 का इससे 10 टाइम्स, यहाँ 2/3 है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 3 का 10, 10 ये 20, तो ये पूरा ऐड होके कितना आ गया 47 अपॉन में 30, ठीक है। तो 30 से 47 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये कितना आ गया, ये 0 लगाए, पॉइंट लगाया, ठीक है, और 6, ठीक है, तो 5 लगा देंगे, नहीं जाएगा तो 5 3 जा 150, ये 20 बचा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर 7 7 में 6, तो 20
ऐसे जाएगा तो 1.56, इसको सॉल्व करेंगे 1.56% आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.6% नियर अबाउट, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा 4th नंबर, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका 4th नंबर, ठीक है। तो 1.6%, 1.56 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी बोला हुआ है लास्ट में मेजर ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज क्यों ऐसा कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको नियर अबाउट आंसर देने आना चाहिए। 7 नंबर हो गया। अब देखिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां डिटेल बताने में टाइम लग जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाइट ट्रैवल अ डिस्टेंस x इन t1 टाइम। तो देखो हम v1 निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। हमको दिया था कि एक लाइट ट्रैवल कर रही है x डिस्टेंस इन t1 टाइम, तो उसकी स्पीड क्या होगी किसी मीडियम में, ऐसा ही बोला है ना कि एक लाइट है जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस x इन t1 टाइम इन एयर, किसी मीडियम में, यानी कि एयर मीडियम, एंड 10x इन t2 टाइम, 10x इन t2 टाइम, ओके। अनदर डेंसर मीडियम, ये नहीं बोला है क्या है, वहां एयर बोल दिया, यहाँ पे डेंसर मीडियम बोल दिया। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम, तो आपको पूछा है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है व्हाट इज द वैल्यू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम टू, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या है, ये एक कोई मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम, यहाँ लाइट आ रही है और ये ठीक है डेविएट हो जा रही है यहाँ से, चाहे उधर की तरफ चली जा रही है। मान लो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जाए या नॉर्मल से दूर जाए, दोनों केस में क्या हो रहा है, इस केस में मान लो वेलोसिटी v1, इस केस में वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई, ठीक है। तो रिलेटिव हमको निकालना होता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो रिलेटिव हमको निकालना होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मीडियम का रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये होता है ये आई और ये आर, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल। होता क्या है, अगर कोई लाइट ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है ना, ये मान लो एयर है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब कोई लाइट यहां से आएगी, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल यानी कि आई की वैल्यू क्या है, ठीक है, सी बना दिया। तो अगर क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइन आ रही है, तो वो हमेशा नॉर्मल से इस तरीके से दूर जाएगी कि वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगी, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इन दैट केस हम लिखेंगे यहाँ पे साइन आई को लिखेंगे सी, और यहाँ पे साइन आर को लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 2 and 1। और ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम निकालेंगे कैसे, व्हाट द वैल्यू ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, ठीक है ना। तो हमारा देखो रिलेटिव कितना चेंज हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं v2 अपॉन में v1, ठीक है। रिलेटिवली कितना चेंज आया, तो ठीक है, क्या हो जाएगा ये, साइन सी इक्वल टू वी टू की वैल्यू कितनी दी हुई है 10x अपॉन में t2, और अपॉन में v1 कितना हो जाएगा यहाँ से x अपॉन में t1, ये t1 घूम के ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा 10x इंटू t1, और ये कितना हो जाएगा t2 इंटू x कट गया 10t1 अपॉन में t2, ये हो गया साइन सी। हमको सी चाहिए, तो सी इक्वल टू ये साइन को उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, पुराना रिकॉल करिए,
तो ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा tan T1/T2 फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, बस आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना तामझाम करने के लिए। मैंने बस बता दिया कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, एट अ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और उससे ज़्यादा डेंसर मीडियम में जा रही है, इन दैट केस क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हटेगी। और कितना दूर हटेगी, अगर दूर हटते हटते इतना 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, तो इन दैट केस ये वैल्यू जो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो होपफुली हम ये जान रहे हैं कि आपको थ्योरी पार्ट हो सकता है क्लियर हो, तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डाइपोल, यानी कि डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा P, तो वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इट एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दे रखा है कितना, 4 न्यूटन मीटर। उसके बाद से कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड, एंड इफ द डाइपोल लेंथ, ठीक है ना, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो देखो फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, PE sin थीटा। तो P की वैल्यू, P को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू एल, एल मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, दो चार्ज, डाइपोल क्या होता है, ये प्लस Q ये माइनस Q, इसके बीच का डिस्टेंस जो एल है वही, तो लेंथ ऑफ डाइपोल ऐसे समझो, इंटू साइन थीटा। Q निकालना है, लेंथ ऑफ डाइपोल दिया हुआ 2 से 2 × 10⁻², मीटर में कर दो, साइन और ये एंगल की वैल्यू 30 दी हुई है, टाउ की वैल्यू आपको दी हुई है 4। ठीक है, और साथ में ई छूट गया हमसे, यहाँ पे ई छूट गया, इंटू ई कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, कितना है, 2 × 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो साइन 30 की वैल्यू भी रख देते हैं, Q 2 10⁻², साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये 2 × 10⁵, और ये अपना 4। अब देखो ये 2 से 2 खत्म कर दो, अब 10 की पावर, और 10⁻², 10 की पावर, यहाँ सॉल्व कर, 10⁻² 10⁵ मिलके कितना होगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो इधर 4 और उधर Q इंटू 2 × 10⁻3। अब ये इसको नीचे बुलाइए, तो Q इज इक्वल टू 4/2 × 10⁻, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, 2 × 10⁻3, 2 मिली कूलाम बोलिए, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 2 मिली कूलाम आपका पहला ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आया, तो ये हो गया 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर देखते हैं क्या है। Let a wire is suspended from the ceiling rigid support and stretched by the weight, ठीक है ना, W। तो देखो अगर कोई वायर है, ये कह रहा है कि सस्पेंड किया गया है सीलिंग से, एंड स्ट्रेच बाय द वेट W, तो वेट यानी कि फोर्स वो कितना लगेगा, जितना वेट के बराबर फोर्स लगेगा वायर पे। अब कह रहा है कि वेट W अटैच एट इट्स फ्री एंड, ठीक है, ओके। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है, एक तरीके स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, आपसे पूछा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू ही ए दी हुई है,
और फोर्स कितना लग रहा है, W/A। ये तो बहुत आसान था। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस F/A, F कितना है इक्वल टू W के बराबर, और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई थी, A दी हुई थी, तो डायरेक्ट आपका W/A हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, छोटा लिख दिए 3। मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बस फॉर्मूला बेस्ड था। स्ट्रेस निकालना था, तो स्ट्रेस में कितना फोर्स उसको फील हो रहा है पर यूनिट एरिया, वही होता है स्ट्रेस। 11 नंबर देखिए, तो कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज इज लैम्डा। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सारी चीजें जान लेनी है। एक फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, सीरीज को अगर ये फॉर दो लाइमन बामन पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ठीक है ना, फुंड को शायद पी से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर लाइमन के लिए n1 जो होता है वो 1 से स्टार्ट होगा, और n2 जो होगा 2, 3, 4, डैश डैश डैश। इसी तरीके से बामर के लिए स्पेलिंग में मत जाना, n1 जो होगा वो 2 से स्टार्ट, सेकंड नंबर पे है, और n2 जो होगा सिमिलरली 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ऐसे चलेगा। फिर पाश्चन, ठीक है ना, n1 जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, n2 जो होगा 4, 3, डॉट डॉट, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट n1 जो होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, n2 जो होगा वो 5, 6, 7। फिर फुल फुल जो भी है हमको, ठीक है ना, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, n1 जो है 5 से स्टार्ट होगा, और n2 जो है वो 6, 7, लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये इसलिए डिटेल बताना जरूरी था। तो इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज लैम्डा, तो बामर सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा R1/n1 कितना रखेंगे बामर सीरीज के लिए, 2² माइनस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, तो n2 की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तभी ये शॉर्टेस्ट आएगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट बोला होता तो सबसे पहला वाला वैल्यू ले लेते, 3 ले लेते। तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1/λ। तो यहाँ से R/4 इज इक्वल टू 1/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू उल्टा कर दो 4/r। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो फिर वही फॉर्मूला लिखो, इसको लैम्डा डैश मान लो, इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4²। शॉर्टेस्ट पूछा है तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब ये हो गया R/4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस ये 0 हो जाएगा ना, ऐसा समझ लो, पूरा लिख देना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। R ये 1/16, और ये माइनस 1/इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा R/16, और ये हो जाएगा 1/λ डैश। तो हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, लैम्डा डैश 1/λ डैश कितना आ जाएगा, R/16। तो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश 16/r। तो 16 को लिखो 4 × 4/r, करेक्ट। और ये 4/r को यहाँ से चिपका दो पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है ना। 4/r किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर, तो हमको लैम्डा डैश को लैम्डा के टर्म में लिखना है, तो लैम्डा डैश आ जाएगा 4 × लैम्डा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इस पेपर में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, लाइमन बामन पार्शियल ब्रैकेट फुल, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले पे चलता है। इलेवन नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50°C। ठीक है, T1 दिया हुआ है, मान लो -50°C। फिर कह रहा है टू
टू व्हाट द टेम्परेचर ऑफ गैस शुड हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज 3 टाइम्स। देखो, तो V1 को हम मान लेते हैं V2 वो 3 टाइम्स होने वाला है VRMS, ठीक है। तो हम इसको VRMS 1 भी मान लेते हैं और VRMS 2 जो है वो 3 भी मान लेते हैं, और T, ठीक है, आपसे पूछा है T2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो, VRMS का फॉर्मूला होता है √3 KT/m, ठीक है। K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, अगर हमको ये पता है कि सेम गैस है तो उसके लिए K की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब टेम्परेचर को वेरी करा रहे हैं तो स्पीड ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अप डाउन हो सकता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे रिलेशन V, ठीक है ना, VRMS 1/में VRMS 2 इज इक्वल टू, जब ये सारे वेरिएबल कांस्टेंट ये तो बदलेंगे नहीं, तो केवल क्या हो जाएगा, √T1/में T2 प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने 1, तो VRMS 1 V है और ये 3V, और ये कितना हो जाएगा, √T1 को आप केल्विन बदल दो तो -50 + 273, ये आ गया 223 केल्विन। तो यहाँ पे 223 केल्विन और नीचे T2 निकालना है। T2 जो भी आएगा सॉल्व करने को केल्विन में आएगा, ये भी से भी कट गया, ये आ गया 1/3 √में 223/में T2। तो हम इसको होल स्क्वायर से सॉल्व कर, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9 = 223/में T2। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, T2 = 223 × 9, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा, ठीक है ना, 18, फिर 2 9 2 यानी कि 2 इतना केल्विन। इसको हम 2007 माइनस 273 करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा तो 9, 10 में से 7 गया 3, और फिर यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे 1 अपना, इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन, ठीक है, नो ऑप्शंस करेक्ट, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, इफ VRMS वैल्यू इंक्रीज 4 times, then T2 get, ठीक है ना, आफ्टर सॉल्विंग, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, T2 get 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड। तो आपका क्या है, कोई ऑप्शन इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन रॉन्ग है सवाल के हिसाब से। तो आपको क्या देना चाहिए था, अगर VRMS यहाँ 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स बोला होता तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको वैल्यू आपको मिल जाएगी 3295। तो यही क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो जिसने भी इसको किया है, ठीक है, अब ये नहीं पता कि वो कैसे एक्शन लेंगे, अगर या तो वो क्वेश्चन ही डिलीट कर देंगे या तो फिर वो क्या करेंगे, सबको इसके मार्क्स दे देंगे, ठीक है, जो करना हो करेंगे, या जिसने अटेम्प्ट किया उसको नहीं देंगे, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसको दे देंगे, जो, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करेंगे वही जाने, लेकिन ये गलत है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब उसके बाद से देखते हैं 13 नंबर, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। देखो, एक फुटबॉल प्लेयर है जो साउथवर्ड मूव कर रहा है, फिर कह रहा है कि एंड द सडनली टर्न ईस्टवर्ड, सडनली ही टर्न कर दिया ईस्टवर्ड, ठीक है ना, साउथ मूव किया, ईस्ट मूव किया। तो कह रहा है कि द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग। देखो, होता क्या है कि जब ये साउथ मूव कर रहा था तो कोई चीज जब आगे जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करता है, अपोजिट में धक्का देता है, यानी पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स उसका डायरेक्शन क्या लेगा, साउथ की जगह, मतलब नॉर्थ ले रहा था। लेकिन जब वो स्ट्रेट में जा रहा था तब, लेकिन अचानक से वो टर्न कर गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि जो उसका, ठीक है ना,
मूवमेंट था वो किस डायरेक्शन में था, पहले साउथ डायरेक्शन में था, बट इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं था, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम उसका चेंज हो गया किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो अचानक से जब मोमेंटम इधर इस डायरेक्शन में चेंज हुआ तो जो फोर्स होता है, ठीक है ना, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंट, ठीक है ना, क्या होता है, एफ डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो इस हिसाब से इसको जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। बात समझ में आया, समझिएगा। सबसे पहले ये साउथ जा रहा था तो उसको किधर मिलेगा, उसको फोर्स किधर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जब कोई चीज आगे चलती है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग के जो नेट फोर्स होता है वो पीछे की तरफ, तभी वो बैलेंस होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। बट वो अचानक से टेंड कर गया तो ये जो फोर्स था जो अभी इधर की तरफ लग रहा था वो अब नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। और इसको अगर हम रेफरेंस बनाएंगे, ये क्या होता है नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसा समझो, ठीक है। ये साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाया मैंने, ऐसा समझो, साउथ डायरेक्शन ये दिखाया, नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम रेफरेंस बनाएं तो ये एरो किधर जा रहा है, उधर की तरफ, उधर की तरफ, तो ये उधर का डायरेक्शन। अगर इसके रेफरेंस में देखें, ये ईस्ट है, ये इसके रेफरेंस में इधर नॉर्थ, इसके रेफरेंस में इधर साउथ, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका एलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आप बना लो फिगर, और उसके बीच वाला जो होगा ना उसी को आप, ठीक है, सपोज करो कोई चीज नॉर्थ में जा रही है, फिर अचानक से वो वेस्ट में टर्न कर जाए, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो इधर होगा। अब इसको रेफरेंस पॉइंट में देख लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है वो अगर इस सेंटर पॉइंट है, ये किधर आ रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से इस तरह के क्वेश्चन फटाक से करना। 14 नंबर, तो ओपन पाइप क्या होगा, जो दोनों तरफ से ओपन हो, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे वेव्स लुक लाइक दिस इन ओपन पाइप, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो वेव्स ये क्या है, कितने वेव को, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, ठीक है। वेव्स ऐसे होती है ना कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, इतने को बनाए हैं, ऐसे समझो। तो इतने को बनाए हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तक लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, पूरा आधा वेव को हमने बना दिया। तो इस ये जो पूरा लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेमडा बाई 2 को, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, ओपन पाइप क्लोज पाइप, तो वो क्या होगा, एक तरफ से क्लोज होगा। तो ये लेंथ ऑफ पाइप वही एल ही है, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेमडा बाई 4 को, ठीक है, लेमडा बाई 4 को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू, अगर एल है तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L, और यहाँ पे लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल है तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L। अब लेमडा अलग अलग है, अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी बाई लेमडा। तो पहले केस में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी तो वही रहेगी, लाइट इज लेमडा की वैल्यू पहले केस में यहाँ लेमडा 1 कर लो, लेमडा 2 कर लो, ठीक है ना, फॉर क्लोज पाइप। तो लेमडा 1 कितना हो जाएगा, 2L, और यहाँ पे F2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बाई लेमडा 2 सी बाई 4L। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ओपन पाइप के केस में फिगर, और ये क्लोज पाइप के केस में। तो क्लोज पाइप के केस में जो है, ये जो एल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेमडा बाई 4 को, और ये लेमडा बाई 2 को। यहाँ से वैल्यू निकलेगी तो F1 अपॉन में F2 आ जाएगा सी बाई 2L, और ये आ जाएगा सी बाई 4L, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी इंटू 4L, ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में सी इंटू 2L, ये आ जाएगा 2:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन इसका थर्ड होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन,
करेक्ट, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर। और इसके बाद से 16, ठीक ना, सॉरी 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, किसी सर्कल में मूव कर रही है, इसका रेडियस r है, और किस एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है। तो आपसे पूछा है कि डायरेक्शन क्या होगा उसका, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये तो देखिए, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन अल्फा विथ, ठीक है ना, यूज राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड एंड कर्ल, ठीक है ना, द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, रोटेशन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल। लाइक जैसे मान लो ये क्या है, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल है जो इस आर रेडियस के सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लो वी वेलोसिटी से, चाहे जिस वेलोसिटी से भी, चाहे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हम क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड को कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब है ना, देन थंब प्रेजेंटिंग, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि हाथ को राइट हैंड को लेके कर्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, अगर ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे। और अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा कोई पार्टिकल न सर्कुलर में, तो क्या हो जाएगा, वो ठीक है, इनसाइड द प्लेन होगा इन दिस केस, ठीक है, अगर हम इस पे देख रहे हैं तो। ओके, तो अब अगर हम कहें कि इनसाइड द प्लेन या आउटवर्ड द प्लेन हो रहा है, तो और ये चीज जो घूम रही है वो किस, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, सेंटर है, इसी सेंटर के लग। तो मान लो जो सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, यही एक्सिस है, ठीक है, तो इसी एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है ना, और डायरेक्शन किसके अलोंग आ रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा है, किसका, अल्फा का डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। आप पहले तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या पता चल गया, कर्ल करेंगे राइट हैंड में लेके, जिधर घूम रहा है कोई चीज, कर्ल किया तो ये हम इधर आया या तो फिर उधर आएगा। तो ये जो उधर या इधर आ रहा है, ये किधर प्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस जो पास करेगी वो इसके सेंटर से पास करेगी। ऐसा समझो कि कोई अगर ऐसे गोल चल रहा है, तो वो अगर उसको घुमाना है तो क्या करो, उसके बीच में जो सेंटर है उसके बीच से ऐसे डंडा लगाओ और फिर ऐसे ऐसे उसको रोटेट करो तो वो घूमेगा। तो ये जो बीच का डंडा है वो एक्सिस है उसका, ठीक है, और ये एक्सिस या तो उधर है या तो फिर इधर की तरफ डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका आंसर आएगा, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, 15 नंबर ना। तो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन इसका, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। थर्ड, along द डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन। 1, 6, इसमें क्या है, कह रहा है कि फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट द ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल। तो देखो, फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक का नाम ही है फोटोवोल्टिक डिवाइस, ये यूज, ठीक है ना, ये किस पर्पज से यूज किया जाता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट
लाइट, ठीक है ना, एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटोवोल्टिक कैन बी कन्वर्ट द ऑप्टिकल रेडिएशन, लाइट एनर्जी मतलब ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और आपसे दूसरा पूछा है जेनर डायोड। जेनर डायोड ऑलवेज वर्क करता है रिवर्स बायस में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्क इन ऑलवेज, ठीक है ना, रिवर्स बायस के। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, जेनर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन एंड इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो जेनर डायोड के लिए आपका IV कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेकडाउन रीजन हो जाता है कुछ, तो ठीक है, उसके बाद से करंट जो है स्ट्रेट चलने लगती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो जेनर डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है और ब्रेकडाउन रीजन में, तो उसका यूज, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। ठीक है, 16 नंबर 17 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद से लेक्चर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। E.ds, देखिए E.ds इज इक्वल टू दिया है 0 ओवर अ सरफेस, यानी कि आपसे क्या कह रहा है, E.ds का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 दी हुई है ओवर द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस E.ds? इट मींस फ्लक्स 0, इसको फ्लक्स ही बोलते हैं। फाई इज इक्वल टू E.ds होता है 0। तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको 1 में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। तो इस बात से कह रहे हैं क्या कंक्लूजन निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, वो तो नहीं होगा। अब देखो होगा क्या, ये 0 कब आएगा, फ्लक्स 0 का मतलब क्या हो, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगे किसी सरफेस के क्रॉस, वो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अब फ्लक्स ही 0 हो गया, तो इसका मतलब फील्ड लाइन जो पास कर रही हैं यानी नहीं पास कर रही है समझो, या पास कर रही है तो कुछ प्लस माइनस करके 0 हो जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग टू द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ, ठीक है ना, फ्लक्स लाइन एंटरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग। ऐसा ही ना बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, और ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरी इनसाइड, ठीक है ना। तो ये 0 है तो चार्ज तो इनसाइड है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, E.ds इज इक्वल टू, फार्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो किसी सरफेस के क्रॉस अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अगर है तो लाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर चार्ज है ही नहीं इसका मतलब तभी तो अगर चार्ज की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर 0 दिया हुआ वहां पे मतलब नो चार्ज लाई ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, फील्ड लाइंस जो है वो जितनी, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, सेकंड वाला। ओके, ऑप्शन मैंने लिखा था 17 में सेकंड। ओके, तो अब इसके बाद हम एक, ठीक है ना, लेक्चर में 2 लेक्चर मुझे लगता है और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद से अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो 17 क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।